गुड नून स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट 3 फिजिकल केमिस्ट्री में आगे। कहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था भाई? अपन ने देख लिया था, अपन ने कहाँ तक देख लिया था? स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। फिर अपन ने देखा एनर्जी का ऑर्डर देखा, सिलेक्शन रूल भी देखा, उसके बाद में अपन ने इंस्ट्रूमेंट देखा, बेसिक फीचर्स के, मतलब डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स के। तो क्या था अपना इंस्ट्रूमेंट, क्या था? ये वाला था। सोर्स होता है, सोर्स की रेडिएशन कहाँ पे आती है भाई? सैंपल ट्यूब में। सैंपल ट्यूब को एस से बोला था, टी से बोला था, सैंपल ट्यूब को टी से बोला था अपन ने। फिर आता है मोनोक्रोमेटिक या प्रिज्म के बाद जब लाइट कहाँ पे आती है भाई? प्रिज्म के बाद लाइट सैंपल पे आएगी, सैंपल से क्या प्रिज्म के बाद डिटेक्टर पे आएगी, और डिटेक्टर से लाइट कहाँ जाएगी? स्पेक्ट्रम या रिकॉर्डर पे चली जाएगी। ठीक है भाई। और ये अपन को क्या मिल जाता है? आर, ये डी और ये एम। हाँ, तो यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई नोट और आई बोलते हैं इसको, है ना भाई? आई नोट किसको बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द इनिशियली रेडिएशन, यानी प्रारंभिक जो रेडिएशन आती है उसकी इंटेंसिटी। और ये क्या होती है? आई ट्रांसमिटेड, यानी निकली हुई या उत्सर्जित की गई रेडिएशन की इंटेंसिटी। इतनी बात अपन ने देखी थी। अपन ने सैंपल के बारे में पढ़ा, सैंपल ट्यूब के बारे में, सोर्स के बारे में पढ़ा, सैंपल ट्यूब के बारे में पढ़ा, मोनोक्रोमेटिक या प्रिज्म के बारे में देखा, डिटेक्टर के बारे में देखा। अब डिटेक्टर के तक अपन आ चुके थे। डिटेक्टर की अपन ने परिभाषा लिख ली थी। क्या थी डिटेक्टर की डेफिनेशंस? क्या थी भाई? डिटेक्टर की डेफिनेशंस क्या थी? कि जो रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक से आती है उन्हें वो रेडिएशन ऊर्जा को क्या करेगी? विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देती है। अब उसके बाद में रिकॉर्डर की बात करता हूँ। रिकॉर्डर की बात करता हूँ। रिकॉर्डर को क्या बोलते हैं भाई? एम्पलीफायर या प्रवर्धक भी बोलते हैं। एम्पलीफायर को क्या बोलेंगे? प्रवर्धक। यानी कि क्या बोलेंगे भाई? एम्पलीफायर मतलब कि जब डिटेक्टर से कोई भी विद्युत ऊर्जा या विद्युत किरण रिकॉर्डर पे जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो इसमें लगा हुआ एक नुकीला पेन होता है और एक ग्राफ पेपर होता है। तो वो विद्युत ऊर्जा क्या करेगी? हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन उस पेन पे प्रतिक्रिया करेगी, जिससे पेन क्या होगा? ग्राफ पेपर पर चलने लगेगा और स्पेक्ट्रा अपन को मिल जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहो तो इसमें क्या लिखोगे? डिटेक्टर से आई हुई हाई इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एम्पलीफायर के अंदर आएगी, या सॉरी रिकॉर्डर में आएगी। रिकॉर्डर में उपस्थित एम्पलीफायर उसकी इंटेंसिटी को क्या कर देगा? और ज़्यादा बढ़ा देगा। क्या करेगा भाई? और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। अब इंक्रीज हुई, अब क्या होगा? इसमें उपस्थित पेन, नुकीला पेन और एक ग्राफ पेपर होता है रिकॉर्डर में, वो क्या करेगा? उस हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन की वजह से वो क्या करेगा? उस पर चलने लग जाएगा ग्राफ पेपर पर, और अपन को क्या? स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई? अपन ने इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लिया। ठीक है भाई, इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा। आज अपन बात करेंगे, अगला टॉपिक अपना क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक, उसके बारे में बात करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या होगा भाई? क्या होगा? बोर्न ओपनहेमर एप्रोक्सीमेशन। क्या थी भाई? बोर्न ओपनहेमर एप्रोक्सीमेशन कोई टॉपिक है अपना। ब्रोन्स ओपन हैमर बोर्न ओपनहेमर का अनुमान क्या होगा भाई? बोर्न ओपनहेमर कि किसी भी अणु या परमाणु की टोटल एनर्जी
किसी भी अणु या परमाणु की टोटल एनर्जी उसकी सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है भाई। टोटल एनर्जी क्या होती है? उसकी सभी एनर्जी के योग के बराबर होती है। वॉन होमर ने यह बताया था। कैसे? तो आप लिखोगे पहले किसी अणु परमाणु या आयन की, किसी अणु परमाणु या आयन की कुल ऊर्जा उसकी सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। ठीक है भाई, सभी ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी, यानी कि E टोटल इज इक्वल E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E रोटेशनल प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E ट्रांसलेशनल। ठीक है भाई, ये क्या होती है ट्रांसलेशन? इसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे वेरी लेस, सबसे कम, वेरी लेस होती है इसकी एनर्जी। तो अपन यहाँ जनरली 3 की ही बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बराबर क्या होगा यहाँ पे? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ई रोटेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा? एनर्जी ऑफ रोटेशनल ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन। और ई वाइब्रेशनल की बात अगर मैं करूँ तो एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। तो इतनी हम बात करेंगे। अगर अपन इसमें आगे देखते हैं एनर्जी का, आगे हम देखेंगे एनर्जी ऑर्डर की बात करूं। एनर्जी ऑर्डर क्या होगा भाई? एनर्जी ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक के बाद में होगी वाइब्रेशनल की, फिर क्या होगी इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगी रोटेशनल की, और इनसे सबसे कम होगी ई ट्रांसलेशनल की। ठीक है भाई, ये होता है इसका ऑर्डर। तो ट्रांसलेशनल क्या होते हैं यहाँ पे? ई ट्रांसलेशन सबसे कम होते हैं, तो इनकी क्या होती है लाइन ऐसे पास में, स्पेक्ट्रम इतना पास मिलता है, इसकी लाइन को हम देख ही नहीं पाते हैं, यानी कि इतनी कम एनर्जी होती है इसकी कि भाई साहब अपन इसको स्प्लिट ही नहीं कर पाते, लाइनों को देख ही नहीं पढ़ पाते हैं कैसे होती है। तो इसकी सबसे कम एनर्जी होती है। अब क्या बात होगी यहाँ पे? अब बात करता हूँ मैं आगे इसी में अकॉर्डिंग टू बॉर्न होमर अप्रोक्सीमेशन के क्या बताया था कि किसी अणु परमाणु या आयंस की, किसी अणु परमाणु आयंस की अणु परमाणु और आयन मिलकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और उस मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा? जब बना हुए मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो? उन दोनों परमाणु की ऊर्जा से कम हो, यानी कि कोई A+B है और वो AB बनाता है। तो जब मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल कब होगा भाई? मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? ये तब स्टेबल होगा जब ये बना हुआ मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा? अकॉर्डिंग टू बॉर्न होमर के इसकी एनर्जी अगर इन दोनों से कम हो तो मॉलिक्यूल कैसा होता है भाई? स्टेबल होता है, नहीं तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो बॉर्न होमर के अकॉर्डिंग बॉर्न होमर ने यही बात बताई थी। तो अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल स्टेबल होगा यदि उस अणु की ऊर्जा
उन दोनों परमाणु की ऊर्जा से क्या हो, कम हो। तो एक इक्वेशन बनती है यहाँ पे हैमिल्टोनियन की, यानी कि हैमिल्टोनियन एच केप इज इक्वल टू के एन के प्लस के ई के प्लस के ई के प्लस वी ई के वी एन ई के प्लस वी एन केप। ये कोई इक्वेशन बनती है भाई, इक्वेशन बनती है, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन। हैमिल्टोनियन बोलते हैं एच केप को, हैमिल्टोनियन बोलते हैं इसको, अपन इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो के एन केप क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अरे एन और के का मतलब होगा यहाँ पे, के मतलब तो होगा काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, यानी इसको लिखते हैं काइनेट, न्यूक्लियस की, नाभिक की, हिंदी में लिखे तो नाभिक की गतिज ऊर्जा का संकारक। ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं इसको। फिर लिखेंगे के ई केप, के ई केप क्या होगा यहाँ पे, के ई केप होगा ऑपरेटर ओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का संकारक। फिर होगा वी केप ई ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है भाई साहब, प्रतिकर्षण, रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है भाई, ऑपरेटर ऑफ, ऑपरेटर या लिख सकते हो आप पोटेंशियल एनर्जी, इसको लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण की पोटेंशियल एनर्जी। फिर लिख सकते हो वी एन ई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या क्या होगा, आकर्षण। ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। ठीक है भाई, फिर लिखेंगे अपन नेक्स्ट वी एन एन, एन एन का मतलब ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रिपल्सन। अपन को पता है न्यूक्लियस होता है कोई भी, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई क्लास। तो जब इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का आकार बड़ा होता है एज कंपेयर इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं। ठीक है भाई, न्यूक्लियस का आकार इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या होता है अट्रैक्शन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है नाभिक की ऊर्जा से, ग्रेटर देन न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी से। क्यों, क्योंकि ये इसका आकार बड़ा होता है न्यूक्लियस का और उसका आकार कम छोटा होता है। तो ये बातें लिख लो आप। ठीक है भाई, ये बातें आप लिखो। हाँ भाई, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन को पता है न्यूक्लियस का जो वो क्या होता है, आकार की इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है, बड़ा होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है न्यूक्लियस की, कम होती है एज कंपेयर इलेक्ट्रॉन
तो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ग्रेटर देन न्यूक्लियस लिख सकता हूँ भाई। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस की कम कर दूंगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, क्या बन जाता है यहाँ पे देखो, ये मिटा रहा हूं मैं लिख सकता हूं न्यूक्लियस था, कोई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन का आकार क्या होता है, न्यूक्लियस की कंपेयर में क्या होता है, छोटा, तो इलेक्ट्रॉन तो छोटा होता है, न्यूक्लियस बड़ा, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस एनर्जी की, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस की कम होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं के इलेक्ट्रॉनिक ग्रेटर देन के न्यूक्लियस, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू, तो ये क्या बन जाएगा एच केप, इसको नेगलेक्ट कर दूँ, काइनेटिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्लस वी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन वी केप एन, तो ये क्या बन जाता अपने पास, फॉर्मूला बन जाता है। आगे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर ओके, अकॉर्डिंग क्या होगा ये एच साइन इज इक्वल ई साइन। अब क्या हो सकता है यहाँ पे एच साइन ई साइन, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है भाई। इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं एच एन एन साइन एन इक्वल टू ई एन साइन एन, ये क्या हो गया, ये कोई फॉर्मूला बन जाता है बोर्न-ओपेनहेमर एप्रोक्सीमेशन का। तो ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे और एच कैप का ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, जो कि आगे सराउंडिंग क्वेश्चन से ये फॉर्मूले बनते हैं। यही होता है बोर्न-ओपेनहेमर एप्रोक्सीमेशन का मेथड। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा भाई, अब आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि लिख लो भाई, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, कि कोई भी मॉलिक्यूल एटम या कोई भी ऐसे मान लो मॉलिक्यूल है वो या एटम है, वो अपने त्रिविम में कितने प्रकार से गति कर सकता है, कितने प्रकार से कितने टाइप से मोशंस कर सकता है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता, डिग्री इसको लिखते हैं डी ओ एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल 3n। n यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम। तो इसकी डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम अपनी 3D या त्रिविम में कितनी प्रकार से गति करता है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपनी 3D या त्रिविम में कितनी प्रकार से गति करता है उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे मोनो एटॉमिक की, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अपनी एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में क्या करते हैं, मोशंस कर सकते हैं, तीनों डायरेक्शन में क्या करेंगे, गति कर सकते हैं। तो इनकी जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो क्या होगी, जो वैल्यू होगी 3। ठीक है भाई।
ठीक है। ट्रांसलेशन मोनोएटॉमिक में कितनी होगी, 3 होगी। फिर बात करता हूँ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की। डायएटॉमिक में क्या आएगा, एटॉमिक, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगी कि जब अपनी एक्सिस पे कितनी प्रकार से गति कर सकता है, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड। अपनी एक्सिस में ये 3 प्रकार से गति कर सकता है भाई। देखो डायएटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल तो कितनी होगी, ट्रांसलेशनल यानी कि स्थानांतरण गति की वैल्यू होगी 3। फिर करता हूं मैं रोटेशनल की, रोटेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन है घूर्णन की, घूर्णन गति, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 2, क्योंकि ये एक्सिस अपनी 1 और ये 2, ये 2 तरीके से ही रोटेशन कर सकता है, घूर्णन कर सकता है। फिर बात करते हैं अपन वाइब्रेशन की, वाइब्रेशनल मोशन की। तो वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है उसकी बात करते हैं अपन। वाइब्रेशनल मोशन कितनी होगी भाई, वाइब्रेशनल मोशन कितनी होगी, अगर वाइब्रेशनल मोशन निकालनी होती है अपन को, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो 3n-2 डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन अपन को अगर वाइब्रेशनल मोशन अगर निकालनी है, वाइब्रेशनल मोशन अगर निकालनी है यानी कि कंपन गति अगर अपने को निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन और प्लस वाइब्रेशनल मोशन, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन अगर अपन को निकालनी है, वाइब्रेशनल मोशन अगर निकालनी है, मोशन अगर देखनी है तो कैसी होगी भाई, कैसी होगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस Tm प्लस Rm यानी कि रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, ये फॉर्मूला बना, ये बनेगा भाई। इसको उधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ तो वाइब्रेशन मोशन नजर निकल जाएगी। और वाइब्रेशन मोशन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ये कैसे आया था, ये कैसे आया था भाई, कैसे आया था। अब मैं बात कर रहा था टोटल डिग्री वाइब्रेशन मोशन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ये कैसे आया, ये कैसे आया वो, है ना। तो अपन देखते हैं कैसे आया। वाइब्रेशनल मोशन बराबर क्या हुआ, वाइब्रेशनल मोशन बराबर क्या हुआ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3n। तो यहाँ पे रख दूँ 3n, और ये क्या है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो अपने पास को पता है ट्रांसलेशन कितनी है 3 और रोटेशन कितनी है 2, तो 3 और 2 मिलकर के कितनी हो गई भाई, 5। यहाँ पे 5 था भाई, ठीक है, 5 है यहाँ। तो ये क्या हुआ, टोटल रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मिलकर क्या हुई, तो ये इसकी वाइब्रेशन का, वाइब्रेशनल मोशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा कोई भी, उसमें ट्रांसलेशन 3 होती है, रोटेशनल 2 होती है, वाइब्रेशनल 3n-5 होती है। और इसमें क्या होगा फिर, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। वाइब्रेशन निकालनी है अपन को, वाइब्रेशन अगर निकालनी है अपन को तो वाइब्रेशन को इधर भेजूंगा, टोटल को इधर, टोटल माइनस ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, तो 3n क्या हो जाएगी टोटल, क्योंकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या है 3n, और यहाँ पे 3n-5, तो क्या हो जाएगा भाई 3n- यहाँ पे वाइब्रेशन मोशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई अपन को पूछे कि भाई साहब तुम बताओ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है कोई भी, O2, N2, H2, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। तो अगर इनमें डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में अपन को पूछ ले O2, N2 इनमें, तो एग्जांपल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 3 × 2 कितनी आई
5 आ गया भाई। तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन कितनी होती है 3। रोटेशन कितनी होती है 3 और 2 5। तो वाइब्रेशन मोशन कैसे निकालोगे आप 3 इंटू टोटल एटम कितने हुए 2 माइनस 5 3 दूना 6 माइनस 5 यानी कि कितनी आई 1 इसकी क्या आएगी वाइब्रेशनल मोशन आएगी। तो ऐसे अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपना इसी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। ठीक है भाई। पॉली एटॉमिक्स में क्या करेंगे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अपन को पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो फॉर्मूला क्या होगा भाई वही 3n है। तो अगर पॉली एटॉमिक देखते हैं एक तो होता है 2 प्रकार के होते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है भाई लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर कौन से होते हैं भाई C2H4 हो गया और CO2 हो गया ये सब लीनियर होते हैं भाई जिनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो sp हो यानी कि कार्बोक्सी ऐसे होती है इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है भाई लीनियर मॉलिक्यूल यही होते हैं। नॉन लीनियर कौन से हो गए H2 हो गया बेंजीन हो गया ये सब नॉन लीनियर के होते हैं। तो अगर इनमें जब अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो इसमें तो वो कब होगा जस्ट लाइक डायटोमिक मॉलिक्यूल वाला। कैसे ट्रांसलेशन कितनी होती है इसमें ट्रांसलेशनल कितनी होती है भाई मोशन कितनी होती है इसमें 3। रोटेशन कितनी है इसमें रोटेशनल मोशन कितना है 2। और वाइब्रेशन क्या होता है वाइब्रेशनल के लिए होता है 3n-2 वो 5। अरे होता है ना अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ट्रांसलेशन में कितनी होती है 3 होती है वाइब्रेशन रोटेशन होती है 2 और इसमें कितनी होगी 3n-5 जस्ट लाइक डायटोमिक मॉलिक्यूल वाला। ठीक है भाई। तो इसमें क्या करेंगे 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 3 इंटू यानी 3 मॉलिक्यूल हो गए 3 यानी कि फॉर एग्जांपल अगर अपन CO2 का देखते हैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी भाई 3 इंटू 3 यानी 9 3 एटम है ना टोटल एटम कितने हुए 3 9। तो ट्रांसलेशनल मोशन कितनी हुई किसकी ट्रांसलेशनल मोशन कितनी हुई इसमें 3। रोटेशन कितनी आती है 2। तो वाइब्रेशन निकालोगे अब वाइब्रेशन निकालोगे 3 इंटू 3 माइनस कितनी कर दोगे 3 और 2 5। तो क्या होगा 9 माइनस 5 तो क्या हो गई 4। तो इसमें वाइब्रेशन मोशन कितनी होगी भाई 4। ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। अब देखते हैं पॉलीएटॉमिक्स में। पॉलीएटॉमिक्स में क्या होगा ट्रांसलेशनल कितनी होती है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का तो फॉर्मूला वही रहेगा दोनों में से वही 3n ही है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन रोटेशन ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन और वाइब्रेशन मोशन देखेंगे यहाँ पे ये तीनों देखेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल तो कितनी होगी 3 होती है और रोटेशन भी कितनी होती है 3। वाइब्रेशन कैसी होगी भाई अब वाइब्रेशनल कैसी होगी वाइब्रेशनल मोशन कहाँ से देखेंगे अपन उसी फॉर्मूले से। तो क्या होगा
3n - 3 और 3 कितनी हो गई 6। तो ये क्या हो गया इसका वाइब्रेशनल का फॉर्मूला। रोटेशन, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन 3 और 3n - 6, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कितनी हुई 3 और 3 6 मिलके यानी 3n - 6। तो अगर अपन एग्जांपल लें यहाँ पे H2O का और उसके अंदर क्या देखे रे पॉलीएटॉमिक है भाई, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3 × 3 यानी कि 9 है। और बात करूँ ट्रांसलेशनल कितनी मोशन है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन कितना यहाँ पे 3। रोटेशन मोशन कितनी है, रोटेशन मोशन कितना है भाई वही 3। बात करूँ यहाँ पे वाइब्रेशन की तो कितना आएगा 3 × 3 - 6 यानी कितना हुआ 9 - 6। ठीक है भाई, तो क्या आई 3। तो इसकी वाइब्रेशन मोशन जो होगी वो 3 होगी। ऐसे अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है भाई, ऐसे अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है। आ गई भाई समझ बात, आ गई है भाई बात समझ में आई। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, आज का अपना लेटेस्ट टॉपिक होगा, लेटेस्ट क्या टॉपिक है भाई आज का रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जो अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है, कोई बताइए मुझे। रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होगा भाई? रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस रीजन में होता है? माइक्रोवेव रीजन में होता है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होगा वो होगा माइक्रोवेव रीजन में होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि कोई भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, कोई भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर कोई भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका अपन को पता है लैम्डा तो लो होगा इसमें रोटेशनल में, और वो सॉरी एनर्जी तो क्या होती है डिक्रीज होती है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन स्पेक्ट्रा में, और लैम्डा क्या होता है इंक्रीज होता है माइक्रोवेव का। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होगा, सबसे पहली बात लिखोगे आप, जब कोई भी अणु प्रकाश या माइक्रोवेव जब कोई भी अणु प्रकाश के माइक्रोवेव रीजन या लो एनर्जी और हाई वेवलेंथ या सूक्ष्म तरंगे, क्या लिखोगे, जब कोई भी अणु माइक्रोवेव रीजन में होता है, वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो उसे रोटेशन कहते हैं, और उससे बनने वाले स्पेक्ट्रम को रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसे अपन रोटेशनल स्पेक्ट्रम की जहाँ स्टडी करते हैं उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या बोलते हैं? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लो कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या होता है भाई? ये माइक्रोवेव रीजन में होता है पहली बात तो, और जब कोई अणु माइक्रोवेव रीजन में सूक्ष्म तरंग क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश क्षेत्र में सूक्ष्म तरंग क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो उसे रोटेशन कहते हैं, और इसको बनने वाले स्पेक्ट्रम को रोटेशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे टॉपिक था अपना
रोटेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम मैंने बताया रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है, माइक्रोवेव रीजन, जहाँ क्या होता है एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगी, लो होती है, और वेव यानी कि लैम्डा, लैम्डा यानी तरंग वेवलेंथ, तो वो क्या होती है हाई। इतनी बात मैंने बोल दी। और क्या बोला, कोई भी एटम जो होता है वो अपने सूक्ष्म तरंग क्षेत्र में क्या करे, ऊर्जा का अवशोषण करे, तो उसको अपन बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम। अब बात करता हूँ, रोटेशनल स्पेक्ट्रम बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर। ठीक है भाई, रिजिड रोटर और नॉन रिजिड रोटर। रिजिड रोटर अपन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे आप इसमें, रिजिड रोटर। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे अपन, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल ठीक है भाई, एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर। अपनी हेडिंग आज की है होगी, यानी कि दृढ़ गुणक के एनर्जी लेवल समझाइए। क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन क्या आएगा बीएससी वालों, क्वेश्चन आएगा दृढ़ गुणक के एनर्जी लेवल्स को समझाइए। क्वेश्चन आएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो क्या करेंगे कि इसमें डेफिनेशन, अगर मैं बात करूँ, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है यहाँ से ये, ठीक है भाई, इसका मास देखते हैं अपन m1 और m2 है। ये क्या हुआ, इसका कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ तक, जिसका मास m1 m2 है। ये इसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी m1 m2 मास का कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी होती है भाई, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी होती है वो होती है r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली मैंने r1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2। तो अगर इसमें डेफिनेशंस की बात करूँ या डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स में रिजिड रोटेशन की बात करूँ, दृढ़ गुणक की, तो क्या लिखूंगा कि कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अगर वो अपने ग्रेविटी सेंटर पे या एक्स पे रिजिड रोटर यानी कि रिजिड रोटेशन करता है, तो उसके बाद रोटेशन के बाद यहाँ पे जब ये अपने ग्रेविटी सेंटर पे क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, रिजिड रोटेशन है। तो रिजिड का मतलब दृढ़ गुणक, यानी कि ये रोटेशन करता है। तो रोटेशन करने के बाद अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की m1 m2 मास वाले की अगर लेंथ में कोई चेंज ना आए, यानी कि ये जो रेडियस है इसकी r, ये r ही रहे, यानी कि ये लेंथ चेंज ना हो, तो यानी कि r डैश ना हो, इसे मान लो, यानी r ही वो रहे, वो चेंज ना हो बिल्कुल भी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं अपन, ऐसे रोटर को क्या बोलेंगे, रिजिड रोटर। तो अगर तुम डेफिनेशन लिखना चाहो तो इसमें क्या लिखोगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन से पहले तथा रोटेशन के बाद, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन से पहले रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल के नाभिक, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी चेंज ना हो तो उससे क्या बोलते हैं, रिजिड रोटर बोलते हैं भाई। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों तरफ का मास, के दोनों तरफ का मास क्या होगा, m1 r1 m2 r2 होगा। ठीक है भाई, m1 r1 होगा, m2 r2 होगा। फिर लिखूंगा जड़त्वागन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जड़, यानी कि इसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, बराबर क्या होता है भाई, I बराबर क्या लिखूंगा, I बराबर समीशन mi ri का स्क्वायर। हो गया भाई, क्या लिखोगे इसको, I बराबर समीशन mi ri, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है भाई, I बराबर क्या लिखूंगा मैं, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, समीकरण 2, इसको समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है भाई, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, इक्वेशन यहाँ से लिखता हूँ मैं इसको ऊपर से, इक्वेशन 1 एंड 2, I इज इक्वल टू m1 m2 m1 प्लस m2 या r स्क्वायर, और I बराबर क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर, इसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि म्यू बराबर m1 m2 m1 प्लस m2, दैट्स ऑल। इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, इक्वेशन 3 और 4। म्यू यहाँ पे क्या होता है भाई, ये म्यू जो होता है ये क्या होता है, म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास, मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास। आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आर क्या होती है, रेडियस। अब क्या लिखूंगा मैं आगे, किसी लिखेंगे आगे, किसी घूर्णन करते हुए अणु को एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई, एंगुलर मोमेंटम L बराबर I ओमेगा। L क्या होता है यहाँ पे, L क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, और ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट लोग फिर लिखेंगे, घूर्णन करते हैं कोणीय संवेग एंगुलर क्वांटित हो जाते हैं, मतलब एंगुलर जो मूवमेंट होते हैं ये वाले जो क्वांटित हो जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँगा तो L बराबर क्या आएगा, क्वांटित तो क्या, L बराबर J कोष्टक J प्लस 1 H कट, ये आएगा, जहाँ H कट बराबर होता है H अपॉन 2 पाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, L बराबर J कोष्टक J प्लस 1 H अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 6। J यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर, J क्या होगा, रोटेशन क्वांटम नंबर, यानी कि J बराबर क्या आ सकता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, L क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, जो कि क्वांटित होने के बाद में क्या होगा, L बराबर J कोष्टक J प्लस 1 H कट। H कट को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, H अपॉन 2 पाई। तो ये क्या होगा, H अपॉन 2 पाई। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, 6, है ना। J यहाँ पे क्या है, क्वांटम रोटेशन क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, अब मैं आगे चलता हूँ, आगे चलते हैं। क्या भाई, आगे चलूंगा मैं, आगे चलूंगा तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यही होती है एनर्जी का फॉर्मूला। अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर,
वहीं से लिया है मैंने, 1/2mv² हुआ। तो अगर इस इक्वेशन को मैं i से ऊपर और i से ही नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा, i² ओमेगा² और 2i लिख सकता हूँ भाई। तो इसको मैं इक्वेशन दे दूँ 7। तो इक्वेशन अब देखो वहाँ पे जो L बराबर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, L बराबर i ओमेगा। तो अगर मैं L को स्क्वायर कर दूँ तो i² ओमेगा² आ जाएगा। तो यहाँ पे L² हो सकता है ये, यानी ये ऐसे हो सकता है L² / 2i लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ भाई, लिख दूंगा। अब इतना लिखने के बाद में क्या करूँगा मैं, अब अपन को पता है L जो है, L की वैल्यू क्या है, h j+j+1 h/2π है ये। तो ये क्या हो जाएगी, L² करूंगा मैं तो रूट से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, h², 4² π² हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ये कौन सी है भाई, इक्वेशन ये 8, तो 7 और सॉरी इसको 6 में मान लो, इक्वेशन 6 एंड 7 से तो क्या रखूंगा मैं, E बराबर L की वैल्यू क्या है, j कोष्टक j+1, सही है भाई, j कोष्टक j+1, h यहाँ पे 2i था और यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर करते हैं h² 4π²। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 8, ठीक है भाई, 4 × 8 तो 8π² i लिख सकता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है भाई, h² 8π² i j+1, ये क्या आया अपने पास, एनर्जी का फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 8। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, B, ठीक है भाई, Ij = Bj कोष्टक j+1। ये क्या होता है, यहाँ पे अपने पास ये फॉर्मूला क्या आता है, एनर्जी रोटेशनल स्पेक्ट्रा में एनर्जी निकालने का, जो कि किस में आता है, जूल में आता है, ठीक है भाई। और अगर इसको सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना है, सेंटीमीटर इनवर्स में निकालोगे तो Ej = Ej/hc कर दो, यानी कि क्या करोगे, h² 8π² i hc j कोष्टक j+1। तो यहाँ h से h कैंसिल कर दोगे तो क्या आएगा, h/8π² i c j कोष्टक j+1। ये फॉर्मूला Ej का आएगा, एनर्जी का आएगा, वो आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। ये फॉर्मूला जो आएगा भाई सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये क्या हुआ, एनर्जी के फॉर्मूला। तो आ रहे भाई, तो किसी भी अपन डायरेक्ट मॉलिक्यूल में एनर्जी के लेवल्स को देखते हैं तो एनर्जी की जो एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला आएगा वो जूल में तो ये आएगा और ये क्या आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इस पूरे को अपन ने क्या माना, बी, यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि B = h² 8π² i, ठीक है भाई, पुट द वैल्यू एंड इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये इसका क्या होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर रिजिड रोटेशन की जब बात करते हैं तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है, E = Bj +1। तो ये अपन को मिलता है, ठीक है भाई, Bj+1, ये अपन को क्या मिलता है, ये फॉर्मूला अपन को मिलेगा। तो ये सारी बातें अपन को सीखने को मिली स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, रिजिड रोटेशन। ठीक है भाई, अब एक बात और लिख लो यहाँ पे नोट करके क्या लिखोगे आप लोग, नोट करके क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, नोट करके एक बात लिखेंगे अपन, कोई भी अणु रोटेशन स्पेक्ट्रा तभी लिखेगा
रोटेशन स्पेक्ट्रा तभी रखेगा जब क्या होगा, डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 0 आए और डेल्टा म्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी कि पोलर कंपाउंड होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होता, यानी कि जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ऐसे कंपाउंडों में क्या होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा प्रेजेंट होता है भाई। यानी कि पोलर कौन से, यानी कि H2O और इनमें पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं। नॉन पोलर में रोटेशनल स्पेक्ट्रा अपन नहीं पढ़ा करते। तो ये एनर्जी का अपने पास क्या आया, फॉर्मूला आया, ठीक है भाई। अपन ने रिजिड रोटर ख़त्म कर दिया, उसकी एनर्जी, ठीक है भाई, ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे रिजिड रोटेशन में सिलेक्शन रूल देखेंगे अपन कल, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।